हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। आज है हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर अ गैसियस रिएक्शन। ठीक है, सो Kp क्या है, Kc क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये प्रेशर पे, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, अब देखते हैं हम। देखो, कोई एक रिएक्शन हमें है, हमने अज्यूम कर ली ये एक रिएक्शन है N1A, N1 और N2 क्या है बच्चे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, A और B हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो N1A और N2B ठीक है, गैसियस फॉर्म में है क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे गैसियस रिएक्शंस की। उनके बीच का Kp और Kc हमें निकालना है। डन। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम का साइन, यानी कि जितना N1A N2B बनाएगा उतनी ही स्पीड से B से हमारा A बन रहा है। ठीक है, जितने स्पीड से, जिस रेट से A से B बन रहा है, साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ ही B से A भी बन रहा है। ठीक है, जब दोनों की स्पीड, दोनों का रेट सेम हो जाता है तब वो कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रिएक्शन रुकती नहीं है, सिर्फ रेट इक्वल होता है। ए जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से, यानी उसी रेट से हमारा क्या बन रहा है, बी से ए बन रहा है। ठीक है, अब देखिए केपी कैसे लिखना है, केसी कैसे लिखना है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं, तो बस वो अप्लाई कीजिए। केपी यानी कि बात कर रहे हैं हम प्रेशर पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं प्रेशर पे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमें कैसे लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम, केपी केसी हमें पता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि के इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वल होता है अगर हमें प्रेशर की टर्म्स में इसकी वैल्यूज गिवन है। ध्यान से सुनिए, अगर प्रेशर की टर्म्स में हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वैल्यूज गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, केपी। बात वही है, हमें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रेशर की टर्म्स में वैल्यूज गिवन है, और वही अगर प्रेशर की टर्म्स में इसकी वैल्यूज ना देके हमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में गिवन है, यानी मोल्स पर लीटर की टर्म्स में अगर इनकी वैल्यूज गिवन है बी और ए की, तो हम क्या बोल देते हैं उसे, के सी। ठीक है, कोई अलग से कुछ नहीं है कि मैम केपी केसी क्या है, के इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। बस यहाँ प्रेशर की टर्म्स में वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोल्स पर लीटर की टर्म्स में वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे, केपी, केपी कैसे लिखते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। सीख चुके हैं हम लेक्चर पहले, जो प्रीवियस लेक्चर था इससे पहले वो सीख चुके हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्रेशर ऑफ बी, और ऊपर क्या आएगा, रेज टू द पावर में N2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है। ठीक है, यहाँ पे N2 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। डन। देखिए सिमिलरली अपॉन क्या आएगा, प्रेशर किसका आएगा, A का, और ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है N1। ठीक है, डन। अगर मान लो हमें यहाँ वैल्यूज प्रेशर की टर्म्स में ना देके हमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बी और ए की वैल्यूज गिवन है, तो इसका केसी भी लिख दो साथ साथ। तो केसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर N2, N2 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर N1, N1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए का। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक बात बताओ, हम ये पढ़ चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। डन। अब एक बात बताओ, हमें तो रिलेशन निकालना है KP और KC के बीच का, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, और लीगल चीज ही करेंगे ऑब्वियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर P जो है, प्रेशर की वैल्यू अगर हम निकाल ले, प्रेशर की वैल्यू हम निकाल ले इन टर्म्स ऑफ Kc, तो हमारी बात बन जाएगी। तो देखो वही करना है, PV इक्वल्स टू nRT था, वॉल्यूम प्रेशर की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वॉल्यूम डिवाइड में चला जाएगा,
नीचे चला जाएगा वॉल्यूम। तो एक बात बताओ, N अपॉन V, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। मोल्स पर लीटर बच्चे क्या होता है आपका, कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या मैं लिख सकती हूं, प्रेशर इक्वल्स टू N अपॉन V जो है ये, इसको क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और P प्रेशर है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हमें क्या करना है, बस Kp की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है वही Kp की वैल्यू हमने लिख दीजिए। अब उसके बाद ये क्या है, B का प्रेशर है, ये क्या है, A का प्रेशर है। तो हमें क्या करना है, प्रेशर ऑफ B की जगह, इस प्रेशर की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं। प्रेशर किसके इक्वल आया है आपका, CRT के ही तो इक्वल आया है बच्चे, राइट, CRT के इक्वल आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये लिख दिया हमने CRT। अब ये C यानी किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर B का कॉन्सेंट्रेशन है। ध्यान से देखो यहाँ किसका प्रेशर था, B का, तो ये कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि R और T, R गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, वो भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होगा। ठीक है, चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है इसीलिए इसे एक्टिव मास बोलते हैं। पढ़ा था हमने एक्टिव मास, क्या पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास का मतलब सीधा सीधा ये नहीं होता है कि आप बोल दें कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है, नहीं, प्रेशर भी होता है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्यों बोला, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन को हमने एक्टिव मास में क्यों काउंट किया, एक्टिव मास का मतलब ही यही है, एक्टिव यानी कि रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो चीज, वो क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन पहले जब रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी, एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जब हमारे पास आपने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, तो A की वैल्यू होगी कुछ, जब तक रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं की थी, इनिशियल मोल्स तो आपके पास A के ही होंगे, B तो ये जब कन्वर्ट हुआ है B में तभी मोल्स आए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी, सिर्फ क्या चेंज होता है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या बोल दिया है, एक्टिव मास। ठीक है, अब एक बात बताओ, Kp हमने लिख दिया। अब प्रेशर, प्रेशर है B का प्रेशर मुझे लिखना है, तो क्या आएगा, CBRT। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, RT, और ऊपर U का U हमारा क्या है, ब्रैकेट के बाद N2 यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू द पावर में। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर ऑफ A की जगह मैं लिख सकती हूँ, प्रेशर ऑफ A की जगह CART। CA क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, RT गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर, ब्रैकेट, ये क्या आ गया, N1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था किसका, A का। ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ही तो लिखा है। तो आप क्या करो, CB की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और RT कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट में ले गए और ये N2 पावर में चला गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने। CA यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को मैं ऐसे लिख दूं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ही है और वो भी इसी रिएक्शन की, तो क्या लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और रेज टू द पावर में क्या आएगा, N1। ठीक है, और सिमिलरली बचा हुआ इसका RT और यहाँ पे N1। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, ये देखो और ये देखो, Kc की वैल्यू देखो और ये देखो, सिमिलर है भाई, ये तो Kc की ही वैल्यू निकल आई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, उसके ऊपर में इसकी पावर में इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 चली गई, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, पावर में इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है N1, दोनों सिमिलर हैं। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पे Kc लिख दूं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, Kc की वैल्यू है, Kc लिख दिया मैंने। अब बचा हमारा क्या, RT, ऊपर N2, RT और इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1। जब दोनों सेम ही क्वांटिटीज हैं, जैसे आप लिखते हो 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 5,
तो आप क्या करते हो, आप ऐसे करते हो 10 की पावर 6, ये वाली पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हो आप। तो वही चीज हमें यहां करनी है। यहां पे केसी की वैल्यू आ गई, ये क्या है, आर टी, और ये N2, ये वाली N1 नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आर टी N2 माइनस N1। समझ आया? तो अब क्या बन गया हमारा, Kp इक्वल्स टू Kc आर टी, और ये N2 माइनस N1 क्या कहलाता है, डेल्टा Ng। डेल्टा हमें पता है किसी भी चीज का चेंज होता है, और G क्या शो कर रहा है, G है गैसियस मोल्स, और N तो मोल्स है ही, नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट N2 किसका था, B का था, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो आपका रिलेशन आ गया Kp Kc का, Kp इक्वल्स टू Kc आर टी डेल्टा Ng। ठीक है, और ये सिर्फ किसके लिए है रिलेशन, जब आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस में हो, गैसियस फॉर्म में हो, सिर्फ और सिर्फ गैसियस फॉर्म में हो, सॉलिड लिक्विड नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ गैसियस फॉर्म में हो। देख लीजिए, देखो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। ठीक है, आपके पास ये रिएक्शन गिवन है, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2 अमोनिया। ठीक है, पहले चेक करो क्या सारी की सारी गैसियस क्वांटिटीज हैं। हाँ जी, गैसियस हैं, क्योंकि अगर इसके अलावा सॉलिड लिक्विड हो तो हम उसे नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूनिटी यानी 1 काउंट की जाती है। ठीक है, गैसियस क्वांटिटीज हैं, डन। अब आपको निकालना है Kp क्या होगा। तो देखिए Kp कैसे निकालते हैं, Kp इक्वल्स टू Kc आर टी डेल्टा Ng। अभी पढ़ा, तो इसका डेल्टा Ng क्या होगा, डेल्टा Ng बोले तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने मोल्स हैं प्रोडक्ट के, गैसियस मोल्स 2, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के 3 और 1, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसका 1 मोल कंसीडर किया जाता है, 3 और 1 4, तो ये क्या बन गया, -2। ठीक है, अब बस इसे पुट कर दो, Kp इक्वल्स टू Kc आर टी -2, ये आपका आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, सॉलिड क्वांटिटी है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड है, और CO2 आपका कैसा है, गैसियस है। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा क्या सॉलिड है क्या गैसियस है। ठीक है, अब देखो Kp निकालो इसका, तो Kp इक्वल्स टू Kc आर टी डेल्टा Ng। ठीक है, Kp इक्वल्स टू Kc आर टी डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng पे ही तो बात फंसती है, डेल्टा Ng क्या होगा इसका, आप बताओ। इसका 1 मोल, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 मोल होता है। ठीक है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, यानी 2, प्रोडक्ट में 2 है, -1। ठीक है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये किस में है, सॉलिड में है, तो ना इसको कंसीडर किया जाएगा ना इसको कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ गैसियस वाला ही लेना है, क्योंकि Kp Kc का रिलेशन किसके साथ है, गैसियस वाले रिएक्शंस के लिए हमने निकाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मोल्स के लिए जाएंगे ना, गैस के ही तो मोल्स लिए जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको क्या करना है, Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Kc आर टी, और इसका डेल्टा Ng क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोडक्ट का। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक ये गिवन है आपको, PCl5 से PCl3 और Cl2 तीनों गैसियस फॉर्म में है। आपको टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, Kp गिवन है 5 atm और Kc आपको निकालना है। ये R यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यूज हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और एक वैल्यू है इसकी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, वो आपको देखना है कि क्वांटिटी, ये अलग अलग वैल्यूज अलग अलग सिचुएशन में लगेंगी, क्योंकि यूनिट पे डिपेंड करता है। अगर आपका आंसर जूल पर मोल पर केल्विन में है तो ये लगाइएगा, अगर लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में है तो ये आर की वैल्यूज लगेगी। ठीक है, अब देखो वही लिख दो अपना,
Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng। ठीक है, हमें Kc निकालना है, तो क्या मैं इस पूरे को नीचे ले जाऊं Kp के नीचे? हाँ ले सकते हैं। तो Kp अपॉन RT डेल्टा Ng इक्वल्स टू Kc। Kp की वैल्यू क्या है, इसको यहां करते हैं, देखो। तो Kp की वैल्यू क्या है आपकी? 5 ATM। ठीक है, अपॉन R की इनमें से जो भी वैल्यूज क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और ये ATM में है आपका प्रेशर, तो आप क्या रख देंगे? ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे R की वैल्यू रखी जाएगी 0.0821 वाली, क्योंकि लीटर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, R की वैल्यू रख देंगे। T टेम्परेचर मल्टीप्लाई टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है। अगर क्वेश्चन में केल्विन में गिवन है तो ठीक है, अगर केल्विन में नहीं गिवन है तो आपको 273 डिग्री सेल्सियस में, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड कर दो। ठीक है, अब इसमें 273 ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बच्चे? 300 केल्विन। ठीक है, और आपका डेल्टा Ng क्या है? प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 1 और 1 2 माइनस इसका 1, तो 1 सिंपल है, इक्वल्स टू Kc। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, और R की वैल्यू ये आएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। Kp क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आई होप ये रिलेशन बिटवीन Kp Kc आपको क्लियर हुआ होगा। एक चीज का ध्यान रखना है, रिलेशन तो सिर्फ यही है आपका, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको कंसीडर करना है सिर्फ गैसियस मोल्स, अगर इस तरह सॉलिड के मोल्स हैं तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका थोड़ा सा हम कर लेते हैं पार्ट। ठीक है, इंट्रो कर लेते हैं। देखो आपके पास एक रिएक्शन गिवन है। ठीक है, N2H2 से मिलके बन रहा है आपका अमोनिया, फिर अमोनिया से वापस बन रहा है N2H2, यानी उसी स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे क्या है? साइन इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ओके जी। अब एक बात बताइए, सबसे पहले आप लिखिए Kp। अगर आपको बोल दिया जाए Kp लिखने को, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रेशर अमोनिया का रेज टू द पावर में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर H2 का प्रेशर रेज टू द पावर में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये प्रेशर N2 का। ठीक है, अगर मैं इसी का बोल दूं कि आपको Kc लिखो इसका, तो Kc कैसे लिख दोगे आप? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि ना तो क्वेश्चन में आपको प्रेशर गिवन हो और ना ही आपको क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तब आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc कैसे निकालेंगे? बच्चे आप Kp और Kc तो तभी निकाल पा रहे हैं ना, Kp तब निकलेगा जब प्रेशर अमोनिया का, H2 का प्रेशर और N2 का प्रेशर आपको गिवन होगा, तभी वैल्यूज पुट करके आप यहाँ निकाल सकते हैं। और Kc तब निकाल सकते हैं जब अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, H2 की कॉन्सेंट्रेशन और N2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होगी। लेकिन यहां मैं कह रही हूं कि ना तो आपके पास प्रेशर गिवन है, यानी अमोनिया H2 N2 किसी का प्रेशर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ना ही कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है अमोनिया H2 और N2 की। तब इस सिचुएशन में आप Kp और Kc कैसे निकालोगे? तो देखो इस सिचुएशन में Kp और Kc निकालने के बच्चे दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, पहला मेथड है आपका मोल मेथड। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। दूसरा मेथड है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। ठीक है, पहले थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोल मेथड से तो आपको समझ में आ रहा है, मोल्स की बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे डिनोट किया जाता है बच्चे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं बच्चा अल्फा। ये क्या है आपका? अल्फा। अल्फा, ये देखो लिखती हूं यहाँ, अल्फा। ठीक है, ये है आपका अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि कोई भी एसिड, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एसिड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर कितना ब्रेक हो रहा है, कितना टूट रहा है। यानी HCl, HCl किससे मिलके बना है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलके बना है HCl। तो HCl कितना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर टूट रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मतलब होता है जिनसे वो मिलके बना होता है, ठीक है। तो HCl के कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अब आप बोलेंगे यहां अपने इक्विलिब्रियम का साइन क्यों नहीं लगाया, ठीक है बच्चे। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिड दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो पूरी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, यानी 100% उनका डिसोसिएशन हो जाता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब वो पूरी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो गए तो इक्विलिब्रियम का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने लिया है एक वीक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड है इसका नाम, वीक एसिड है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है CH3CO- और H पॉजिटिव, ठीक है। यहां इक्विलिब्रियम का साइन है, क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है, और वीक एसिड है इसका मतलब ये 100% डिसोशिएट नहीं होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। तो ऐसे चलता रहेगा, CH3COH थोड़ा ब्रेक हुआ कुछ पार्ट, वो इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर ये मिलके इसने CH3COH बना दिया, और ये साइकिल रिपीटेटिव मोड पे चलती रहेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, वीक एसिड के केस में इक्विलिब्रियम अचीव होगा, सिंपल। और वीक एसिड 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं, इसकी वजह से इसका जो अल्फा होता है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है इसका, वो हमेशा लेस देन 1 होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा लेस देन 1 होता है, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोशिएटेड, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू 1। वीक एसिड 100% डिसोशिएट नहीं होंगे, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1, ठीक है। तो मोल मेथड और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड से किस तरह से हम केपी और केसी निकालेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेरी है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।